वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार हंस ध्वनि आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपकी तैयारी को एक बेहतर धार देने के निर्णय से ये निश्चित किया गया कि आपको एक नई सीरीज़ दी जाए। और आप देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़। क्या दिख रहा है? हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ की ये सीरीज़। अब थोड़ा सा मैं आपको डिफ़ाइन कर दूं कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, जैसे इतिहास की दुनिया में बहुत सारे ऐतिहासिक महापुरुष हुए, जैसे राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह, नेता सुभाष चंद्र बोस इत्यादि। इन पर्सनालिटीज़ का इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रेलेवेंस है। साथ साथ ये आपके पेपर में भी इनका अच्छा डोमिनेंस है। तो क्यों ना इनकी एक सीरीज चलाई जाए, जिससे कभी ज़रूरत पड़े तो आप मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग में भी इसका उपयोग कर लें, और आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बहुत ज़रूरी होंगे ही। तो इसी दृष्टिकोण से इसका पार्ट 1 लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और देखिए, इस सीरीज़ के टाइटल में आपके सामने स्पष्ट किया गया है, परीक्षा की दृष्टि से। इसका क्या अर्थ है कि देखिए बच्चों, कि आप YouTube में या अदर प्लेटफॉर्म में बहुत सारे एक से एक महान विद्वानों को देखते होंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा बकैती करते हैं, इतनी लंतरानी करते हैं कि जो ओरिजिनल लेक्चर है वो अपना ट्रैक छोड़ देता है। तो मैं इस चीज़ का विरोधी हूँ। तो मेरा मानना ये है कि स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट को इस ढंग से दिया जाए कि एक तो वो उसकी समझ विकसित कर ले, और उसका परीक्षा के दृष्टिकोण से उसकी उपयोगिता सुनिश्चित करें। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने इस सीरीज़ में हर एक व्यक्तित्व के साथ ये चीज़ जोड़ने का प्रयास किया है, परीक्षा की दृष्टि से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से आज जिस महान व्यक्ति को हमने इंक्लूड किया है वो है राजा राम मोहन राय। आप इनको RRR के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का इतिहास में, आधुनिक इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। इसको समझने से पहले इनकी छोटी सी पृष्ठभूमि में आपको बताऊं। जब राजा राम मोहन राय का कालखंड आ रहा है, 1772 में इनका जन्म हुआ, यानी कुल मिला के देखा जाए तो जो 18वीं सदी है, इसका अंतिम चरण अंधकार का युग है। किस तरह से है, थोड़ा सा समझें कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेज जीत गए, यानी बंगाल के नवाब को पराजित किया। 1764 का कालखंड है, बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम को भी पराजित होना पड़ा। भारत के 3 महान नवाबों और सम्राटों की सेनाओं को भी इन्होंने परास्त कर दिया। तो इसका मतलब कि राजनीतिक प्रभुत्व, जो इनका अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो रहा था, जब राजनीतिक प्रभुत्व अंग्रेजों का स्थापित हो रहा है, उसी समय पर मुगलों का पतन हो रहा है। तो इस समय शाह आलम द्वितीय भी परास्त हो चुके हैं, उनके पुत्र अकबर द्वितीय आते हैं, फिर अकबर द्वितीय का शासनकाल रहा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मुगलों का पराभव और अंग्रेजों का उद्भव, यानी अंग्रेजों का उद्भव, ये है वो कालखंड, 18वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण है। और इसी अंधकार युग में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ, और एक ऐसे महान व्यक्तित्व के रूप में उभर के सामने आए, जिनको कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया। तो ऐसा क्यों कहा गया, इसकी विवेचना आज हम लोग करेंगे। और बच्चों, ध्यान रखना है कि मैं जितनी भी बात बताऊंगा उसका आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंस होगा। यही मेरा उद्देश्य और यही मेरा लक्ष्य है कि हर उस लाइन पर आपको मैं प्रश्न दिखाऊं, वो दृश्य दिखाऊं, जिससे आप क्वेश्चन टैकल कर लें और आपका काम हो जाए। तो आइए आज हम लोग देखिए, इनकी ये फ़ोटो आप देख लीजिएगा। ये सुनील दुबे अर्थात मैं हूँ, और ये आप देख सकते हैं राजा राम मोहन राय अपने पारंपरिक परिधान में हैं। और यहाँ पर देखिए कि ये ब्रिटिश के गाउन, ब्रिटिश ड्रेस, गाउन वगैरह पहने हैं, टोपी वगैरह लगाए हैं, यानी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभुत्व इनके इस चित्र से ही आपको देखने को मिल जाएगा।
तो हम लोग आगे बढ़ें, देखते हैं कि पहली स्लाइड हम लोग इनकी पहले अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो पहली स्लाइड आपका ध्यान आकृष्ट किधर कर रही है, इनका आरंभिक जीवन क्या है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लें, क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर परीक्षा में ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है, और किसी बड़े डिस्क्रिप्टिव आंसर की राइटिंग में भी कभी ज़रूरत पड़ जाती है ऐसे लाइनों को छंदबद्ध करने के लिए, जहां पर इनकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, उनको रखना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनका जन्म कब हुआ, 22 मई 1772 को, और इनके जन्म का स्थान क्या था, हुगली जिला, ये बंगाल में ही है, पश्चिम बंगाल में हुगली जिला के राधानगर गांव में। ये भी सामान्य सी बात है, जन्म का स्थान क्लियर हो गया। इनके पिताजी का नाम क्या था, रमाकांत राय, और इनकी माता का नाम क्या था, तारिणी देवी। इनकी पत्नी, यद्यपि इनके 3 पत्नियां थीं, 3 पत्नियों में जिनसे इनके पुत्र राधा प्रसाद और राम प्रसाद पैदा हुए और इनकी संतति चली, वह पत्नी थी उमा देवी। तो कहीं पूछे तो दिमाग में होल्ड रख लें। और इनके 2 पुत्र हुए, राधा प्रसाद और राम प्रसाद। ठीक। प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में देखें तो राधानगर, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या थी, स्थानीय स्तर पर हुई, यानी बंगाल का जो राधानगर गांव था हुगली जिला का, वहीं पर इनकी प्राइमरी एजुकेशन हुई। फिर इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए इनको क्या किया गया, एक मदरसा है पटना में, वहाँ भेजा गया, और वहाँ पर अरबी और फ़ारसी इन्होंने सीखी। अब बच्चों, थोड़ा सा यहाँ समझना है कि फ़ारसी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ़ारसी उस समय दरबार की राजभाषा है। कैसी भाषा है, राजभाषा के रूप में फ़ारसी का प्रयोग करते थे। तो इसलिए एक विद्वान व्यक्ति होने की पहचान यही थी कि क्या उसे फ़ारसी आ रही है या नहीं। तो इन्होंने फ़ारसी और अरबी का भी ज्ञान अर्जित किया। इसके बाद देखिए, ये लिंग्विस्टिक मामले में बहुत समृद्धशाली व्यक्ति थे, बहुत ही धनवान थे भाषीय दृष्टिकोण से, बहुत सारी कई भाषाओं का ज्ञान था। भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी भाषाओं का ज्ञान था। तो एक तो आप देख लें कि अरबी और फ़ारसी इन्होंने सीखी। फिर इसके बाद कलकत्ता गए और वहाँ पर इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी सीखना प्रारंभ किया, और बहुत ही अच्छी अंग्रेजी सीखी। फिर इसके बाद संस्कृत सीखने के लिए ये कहाँ चले गए, बनारस चले गए, और वहाँ पर संस्कृत सीखने के साथ साथ वेदों और उपनिषदों का ज़बरदस्त अध्ययन किया। तो ये इनकी एक सामान्य जानकारी रही जो मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से दी। अब इनके अगले चरण में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इन्होंने अपने जीवन में कैरियर की शुरुआत भी कुछ की। कैरियर का मतलब क्या होता है, यानी जीविकोपार्जन का वो जो दिन शुरू होता है, जब आप अपने प्रोफेशन का चुनाव करते हैं, तो वहाँ से कैरियर स्टैब्लिशमेंट होता है। तो देखिए बच्चों, आप जब मैं इनका मूल्यांकन करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या थे, पाश्चात्य संस्कृति के समर्थक थे। क्या थे ये, समर्थक थे। लेकिन ये बात कैसे पुष्ट होगी, यहीं से आपको देखना है। ये कंपनी के राजस्व पद पर नियुक्त हुए और 1803 से लेकर 1814 तक कार्य किया। लगभग 10-11 वर्ष का ये जो कार्यकाल है, निश्चित रूप से इनके ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ेगा, क्योंकि 24/7 ये किसके संपर्क में है, अंग्रेज़ों के संपर्क में है। तो निश्चित रूप से अंग्रेजियत आएगी, खान पान में आएगी, रहन सहन में आएगी, विचारों में आएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अंग्रेजियत आना, पाश्चात्य प्रभाव इनके ऊपर पड़ना, वेस्टर्न इफेक्ट, क्या वो गलत है, सर्वथा गलत है? नहीं। यही चीज़ राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट किया, और यही इनकी महानता है कि RRR अर्थात RRR मूवी भी है, तो आप इससे इनका नाम ऐड कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर है। राजा राम मोहन राय इसीलिए प्रख्यात हुए, विख्यात हुए, क्योंकि इन्होंने पाश्चात्य जगत की उन अच्छाइयों को अडॉप्ट किया जो भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के शमन के लिए आवश्यक थी। ये बात को आप समझिए, यानी भारतीय समाज, भारतीय धार्मिक प्रक्रिया बड़े अंधकार के दौर से गुजर रही थी, और पाश्चात्य संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों को इन्होंने उठाया और उसके सहारे से उसका शमन किया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इनके संदर्भ में एक शब्द क्या है, सती प्रथा।
सती प्रथा के विरुद्ध बोलने वाला उस समय एक ही व्यक्ति था, राजा राम मोहन राय, और इनके प्रयासों से सती प्रथा पर न केवल रोक लगी बल्कि इसे समाप्त किया गया विलियम बेंटिक के समय। अभी हम इनके योगदानों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी प्रथाएं जो उस समय व्याप्त थीं, ये प्रथाएं थी या कुप्रथाएं थी? निश्चित रूप से कुप्रथाएं थी। देखिए, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, तो इनके समय उस समय इन पर कोई बोलने की हिमाकत नहीं कर पा रहा था, लेकिन राजा राम मोहन राय इसीलिए महान व्यक्तित्व हैं क्योंकि उन्होंने उस दौर पर आवाज़ उठाई। तो हम लोग थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं कि इसी दौरान यानी 1803 से लेकर 1814 के इनके इस कैरियर के समय ही इनके ऊपर पाश्चात्य जगत का प्रभाव पड़ा, और मुख्यतः इनके एक डिग्बी नामक एक अंग्रेज थे जिनके संरक्षण में इन्होंने काम किया। उन्होंने इनको पाश्चात्य संस्कृति से खूब अवगत कराया। और देखिए, पाश्चात्य संस्कृति की जो शोषणकारी प्रवृत्ति है उससे तो शायद इनको अनभिज्ञ रहने दिया, लेकिन उसमें कुछ जो अच्छी बातें हैं उन चीज़ों को उठा करके स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिससे कि ये प्रभावित हुए। तो ठीक बात है, अगर हम उस स्तर तक प्रभावित होते हैं जहाँ पर हम अपना नुकसान नहीं करते तो प्रभावित होना ठीक है, बुरा तो है नहीं। अब आगे देखें, लेकिन इनकी आँख कब खुली? एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ, थोड़ा सा दिमाग में रखें। आपके स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं गांधी जी। गांधी जी का शुरुआती जीवन कैसा था, आप जरा महसूस करें कि गांधी जी तो बैरिस्ट्री पढ़ने गए थे, बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद दादा अब्दुल्ला के केस के संदर्भ में ये साउथ अफ्रीका इनका प्रवास हुआ, और वहाँ पर गांधी बाबा बढ़िया ए क्लास के डिब्बे के साथ भ्रमण करते थे, ए क्लास का टिकट कटवाते थे। फिर इनके अंदर अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये भाव जगा कैसे? ये कुछ होने के बाद ही जगता है। तो कैसे हुआ था? तो मैं आपको थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करूं कि एक स्टेशन में सेंट पीटर्समार्टिसबर्ग नामक स्टेशन था, और उसी स्टेशन में कुछ अंग्रेज़ों ने इनको ए क्लास के डिब्बे से इनका बोरिया बिस्तर सहित बाहर फेंक दिया। इस वजह से फेंक दिया, यू आर इंडियन एंड द इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। इन्होंने कहा कि आई हैव टिकट, आई परचेज टिकट, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यू आर इंडियन सो यू आर नॉट अलाउड। और ये अपमान उनके हृदय में बस गया, और फिर ऐसा बसा कि इस लंगोटी वाले बाबा ने अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया, और पूरा इतिहास है, उसकी चर्चा समय दर समय होगी। तो कुछ ऐसा ही अंग्रेज़ों से मोह भंग होने के लिए एक घटना घटी राजा राम मोहन राय के साथ भी। वो मामला क्या था? देखिए, दरअसल क्या था, भागलपुर एक शहर है, वहाँ पर ये पालकी से जा रहे थे। उस समय बड़े लोग क्या करते थे, पालकी से चलते थे, और 4 कहार मिलके उनकी पालकी चलाते थे। कुछ इक्का गाड़ी, घोड़ा गाड़ी से चलते थे। तो उस समय का प्रावधान ये था कि अगर किसी भारतीय के सामने कोई अंग्रेज अधिकारी निकल जाए घोड़े से या कैसे भी करके, तो वो उतर करके उसको सलाम करें और उसका अभिवादन करें। ऐसा ये कोइंसिडेंसली नहीं कर पाए। दरअसल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि सामने से भागलपुर के कलेक्टर महोदय आ रहे हैं। तो इस बात को लेकर के कलेक्टर महोदय से थोड़ी बहस हो गई, और जब बहस हुई तो कलेक्टर महोदय ने इनको खूब कायदे से अपमानित किया और अपने कलेक्टर पद का इनको बोध कराया, अंग्रेजियत का बोध कराया, और ये भी बोध कराया कि तुम भारतीय हो और हमारे गुलाम हो। यद्यपि इन्होंने बहस की, उसके बाद भी इनसे रहा नहीं गया, और ये ऐसे व्यक्ति थे विद्रोही प्रवृत्ति के। इन्होंने उस समय के वर्तमान गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को एक शिकायती पत्र लिख दिया, और उस शिकायती पत्र का प्रभाव हुआ, कलेक्टर को डांट पड़ी। लेकिन इस घटना ने इनको अंदर से झकझोर दिया, और जब झकझोर दिया तो क्या होगा, इनका मोह भंग हुआ, और इन्होंने अपने जीवन में भारतीय समाज, दर्शन
अध्यात्म इत्यादि के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया और 1814 में इन्होंने कंपनी से इस्तीफा दिया और सामाजिक धार्मिक उत्थान के कार्यों में लग गए। तो ये इनकी बेसिक कहानी रही। अब देखना बच्चों, इनसे सवाल बनने वाला कहाँ है। मैंने कहा है कि इस सीरीज का नाम क्या है, परीक्षा की दृष्टि से। तो बताओ आपकी परीक्षा की दृष्टि इस स्लाइड में कहाँ छुपी है? इस स्लाइड में छुपी है 1803 से 1814 तक ये कंपनी के राजस्व पद पर कार्य किया। तो यहाँ से सवाल उठा सकता है ये बात। यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और मैं कह रहा हूँ कि इस लेक्चर को बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा, मंकी माइंड से नहीं, सही ढंग से देखें, आपको सही तत्व प्राप्त होगा। देखिए यहाँ से भी प्रश्न उठाएगा क्या कि वह कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसका सर्वाधिक प्रभुत्व इन पर रहा। तो वो डिग्बी था, डिग बॉय भी नाम इसका कई बार आता है। इस इंफॉर्मेशन से आपके सवाल नहीं बनेंगे, लेकिन इसको जानना ज़रूरी था। और इससे भी ज़्यादा विशेष सवाल नहीं बनेगा। कम ही वनडे का कोई बहुत ही जड टाइप का आयोग हो तो वो उठा सकता है कि इन्होंने अंग्रेज कंपनी से कब इस्तीफा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि इनके कुछ महत्वपूर्ण उपनाम दिए गए और इनसे खूब सवाल बनते हैं। तो बच्चों देखिए कि इनको एक भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत का एक उपनाम दिया गया। इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न ये था कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गज़ट के माध्यम से भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ किया। लेकिन राजा राम मोहन राय उस जमाने में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों को पत्रकारिता के प्रति आकृष्ट किया। और इन्होंने, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अगली स्लाइड में, कि संवाद कौमुदी को छापा, बंगाली भाषा का पहला पत्र इन्होंने प्रकाशित किया। तो इसका मतलब कि इन्होंने पत्रकारिता को खूब महत्व दिया, इसीलिए इनका एक नाम क्या हो गया, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। लेकिन बच्चों यहीं पर आपको थोड़ा सावधान रहना है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार ये नाम अगर आ जाए, तो एक व्यक्ति थे कृष्णदास पाल। किसको आप मारेंगे? कृष्णदास पाल को। लेकिन भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत या भारतीय पत्रकारिता का जनक, ऐसी बातें अगर आ जाएं तो आप किसको मारेंगे? राजा राम मोहन राय को। ये टिक करेंगे, मारे का मतलब टिक करेंगे ऑप्शन में। अब देखें यहाँ पर दूसरा इनका एक और उपनाम जाना जाता है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही है राजा राम मोहन राय की पहचान, इनकी वास्तविक आइडेंटिटी तो यही है। दरअसल ये क्यों जाना गया? पुनर्जागरण का सदैव मतलब होता है धार्मिक अंधविश्वासों से ऊपर उठकर वैज्ञानिक और तार्किक बुद्धिवादी विचारधारा का समर्थन करना या उसका अनुपालन करना। यही यूरोपीय पुनर्जागरण में हुआ और यही भारतीय पुनर्जागरण की स्थिति है। यानी वह समय जब धार्मिक कर्मकांड में लोग अंधे हो चुके हैं, सामाजिक कुरीतियों को धर्म से जोड़ दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि सती प्रथा, बाल विवाह, सबसे खतरनाक ये प्रथाएं थीं। बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को धर्म से जोड़ दिया गया। कर्मकांड के नाम पर तरह तरह की बलि दी जा रही है। ऐसी स्थिति क्या होगी? अंधकार की होगी। और ऐसे युग में, ऐसे समय में भारतीय समाज में, धार्मिक व्यवस्था में इन्होंने जान फूंक दिया, आधुनिकता का समावेश किया, वैज्ञानिक विचार दिया, तर्कवाद दिया। तो इनका एक नाम क्या हो गया? भारतीय पुनर्जागरण का जनक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आधुनिक भारत के निर्माता, अब ये शब्द इनके लिए यूज होता है। क्यों होता है भाई? बिल्कुल इसी दृष्टिकोण से जैसा मैंने ऊपर बताया, लेकिन थोड़ी सी बात और समझ लें। जैसे आधुनिक भारत किस चीज़ पर टिका है? लोकतंत्र पर। यानी लोकतंत्र हमारी पहचान है, डेमोक्रेसी है। और हमने ये लोकतंत्र में क्या क्या चीज़ें समाहित की हैं, ये भारत की प्रेम्बल से आप सीख सकते हैं। तो जो विचार समानता के, स्वतंत्रता के, न्याय के इत्यादि जिनको हमने संविधान में समाहित किया, ये विचार भारत की पीढ़ी में कैसे बोधगम्य हुआ?
तो वो इसलिए हुआ क्योंकि राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज को पाश्चात्य विचारधारा की ओर आकृष्ट किया। इन्होंने अवसर दिया, इन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि नहीं, अंग्रेजों की शिक्षा में कुछ है जो हमें सीखना चाहिए, कुछ ऐसा है हमारे पास जो उनको सीखना चाहिए, लेकिन कुछ उनके पास भी है जो हमें सीखना चाहिए। तभी तो आधुनिक भारत का निर्माण हो सका। इसीलिए इनका एक नाम और क्या पड़ गया, आधुनिक भारत के निर्माता। तो बच्चों ये तीन शब्द ध्यान, ये तीन उपवाक्य आपको ध्यान में रखने हैं। खूब सवाल बनता है, और मैंने यहाँ पर एक भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार वाली बात आपको कृष्णदास पाल की बताई, ये आ जाए तो ये चीज़ देना है। तो अगर ये तैयार करेंगे तो आप एग्ज़ाम, और मैंने आपको बताया है कि मेरी इस क्लास का उद्देश्य क्या है, परीक्षा की दृष्टि। क्या है, परीक्षा की दृष्टि। ठीक, तो परीक्षा की दृष्टि से आप इस व्यक्तित्व का पूरा परीक्षण कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत यूज़फुल होगा। तो आगे चलें। अब देखिए इनका साहित्यिक योगदान, यहाँ से खूब सवाल पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या क्या सीखा, जरा देखें। बंगला तो इनकी मूल भाषा हो गई। इसके बाद इन्होंने कम उम्र में क्या सीखा, फारसी सीखा, और उसके साथ ही इन्होंने क्या सीखा, अरबी सीखा। और ये दोनों चीज़ें इन्होंने कहाँ से सीखी, पटना से सीखी। इसके बाद ये कहाँ कलकत्ता गए और वहाँ पर इन्होंने क्या सीखा, अंग्रेजी सीखा। अंग्रेजी के साथ फिर बनारस गए और वहाँ पर क्या सीखा, संस्कृत सीखा। तो और हिंदी तो इनको आना ही था। फिर भारत के एक विस्तृत समाज से अगर जुड़ना है तो हिंदी भी आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 भाषाओं की ये ज्ञाता हो गए। और जब कोई भाषाविद होता है तो निश्चित रूप से वो साहित्य को प्रमोट करता है, वो साहित्य की रचना करेगा, किताबें लिखेगा, पढ़ेगा भी और लिखेगा भी। तो इसलिए इनका साहित्यिक योगदान बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इसको इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खूब संभावना है यहाँ से सवालों के आने की। आप पेपर उठा के देखिए, बिल्कुल आएगा। मिरातुल अखबार पूछ लेगा, बिल्कुल पूछता है, बहुत बार पूछा है। संवाद कौमुदी पूछेगा। तो आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि इसके संपादक कौन है। तो ये साहित्यिक योगदान ही तो हुआ। तो आइए स्लाइड से पूरी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, तुहफात उल मुहावदीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट किताब है और 1804 में इनके द्वारा रची गई ये पहली पुस्तक है। तुहफात का मतलब तोहफा। देखिए, तोहफा जैसे कहते हैं ना, तोहफा। तो तुहफात उल मुवाहिदीन ये इनकी पहली किताब है। निश्चित रूप से किस भाषा में होगी, फारसी भाषा में। और कब लिखी उन्होंने, 1904 में। ये चीज़ अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, 1904, तुहफात उल मुहावदीन ये। और प्रीसेट्स ऑफ जीसस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल इन्होंने क्या किया, देखिए मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि मिस्टर डिग्बी जो है ने पाश्चात्य संस्कृति से इनका खूब परिचय कराया, खूब मार्गदर्शन किया। तो इसी दौरान इन्होंने जब न्यू टेस्टामेंट बाइबल को पढ़ा तो उसके नैतिक और दार्शनिक विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने प्रीसेट्स ऑफ जीसस नामक किताब लिखी। इसके बाद आपको पता है कि इन्होंने आगे चल के मैं भी आपको दिखाऊंगा ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्या किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की। और ये इनकी बहुत बड़ी पहचान है। यानी धार्मिक सुधार और वैश्विक पटल पर अगर ये जाने गए तो ब्रह्म समाज की वजह से। ब्रह्म समाज का जो मुख्य सिद्धांत क्या था, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी वेदांत के सिद्धांत पर ये चल रहे थे। और उसमें क्या छुपा है, एक ईश्वरवाद। एक ईश्वरवाद किस चीज़ का समर्थन करता है कि एक ही ईश्वर है जो सभी रूपों में व्याप्त है। अन्य देवी देवता या तरह तरह के 33 करोड़ देवी देवता, मूर्ति पूजा इत्यादि का इन्होंने खंडन किया। कई लोगों ने समर्थन किया, ये अपने अपने दार्शनिक विचार है, इस मुद्दे पर हमें नहीं जाना है। हमें ध्यान में रखना है कि एक ईश्वरवाद का समर्थन करते हुए गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ये इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिज्म, यानी जो प्रकृति और पुरुष के आधार पर, मोनो का मतलब एक होता है, यानी जो एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को मानते हैं, तो उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिज्म ये एक पुस्तक लिखी। तो 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हो गई,
तुहफातुल मुहावदीन, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस और गिफ्ट टू मोनोथिज्म। ये 3 किताबें आपको याद रखनी है। ये किनकी हैं? राजा राम मोहन राय, RRR। फिर उन्होंने एक बंगला भाषा का समाचार, ये प्रथम समाचार का पुरस्कार इसको प्राप्त होता है। आपके जीके में ये भार आपके सर पर आता है कि ये बंगला भाषा का प्रथम समाचार संवाद कौमुदी, बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संवाद कौमुदी के प्रकाशक कौन है, संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय। और इन्होंने 1821 ईस्वी में इसका संपादन किया। इसके बाद फारसी भाषा में एक अखबार का संपादन किया जो है मिरातुल अखबार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे किया 1823 ईस्वी में। इस प्रकार आपने देखा कि 2 महत्वपूर्ण अखबारों का संपादन इन्होंने किया, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। और आपने क्या देखा कि 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, गिफ्ट टू मोनोथिज्म एंड तुहफात उल मुआवदीन, ये 3 किताबें इन्होंने लिखी। तो ये 5 प्रमुख साहित्यिक योगदान है राजा राम मोहन राय का भारतीय समाज में। और मैंने अभी आपको भाषा के संदर्भ में बता ही दिया है कि इन्हें हिंदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, फारसी, अरबी इत्यादि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। तो ये पूरा मुद्दा है इनके साहित्यिक योगदान का। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनकी मान्यताएं क्या थी जिसके आधार पर इन्होंने बहुत सारे काम किए। इनकी मान्यताओं को तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनकी मान्यताएं क्या थी? देखिए, सबसे पहली बात आपको सीखना है कि ये थे आधुनिक शिक्षा के समर्थक। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो हमारी प्राचीन शिक्षा है वो क्या हो गई थी? जड़वत हो गई। वो कैसे हो गई? क्योंकि हिंदुओं की प्राचीन शिक्षा और मुसलमानों की प्राचीन शिक्षा में केवल धर्म और आडंबर बहुत आ गया, आडंबरवाद का समावेश हो गया। धार्मिक शिक्षा, ईश्वर की शिक्षा, परमात्मा की शिक्षा, जीव की शिक्षा, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। लेकिन ये जो जगत है ये भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान इत्यादि से भी तो चलता है। तो इसलिए इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया कि भारत को अंधकार के युग से बाहर निकालने में अंग्रेजों की यह शिक्षा सार्थक होगी और जो अच्छी चीज़ है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। यद्यपि अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया था। अंग्रेजों का उद्देश्य था भारत में शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करना। लॉर्ड मैकाले ने डाउनवर्ड थियरी ऑफ फिल्ट्रेशन ये इन्होंने दिया था और उसकी चर्चा इतिहास में कभी होगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज को शिक्षित करने का जो उद्देश्य था वो इतना था कि कंपनी के लिए पढ़े लिखे कर्मचारी प्राप्त कर लिए जाएं। क्या कर लिए जाएं? कर्मचारी प्राप्त कर लिए जाएं। इनका तो उद्देश्य इतना ही था, लेकिन फिर भी इस उद्देश्य के साथ कुछ न कुछ सीखने को मिला तो इसका इन्होंने समर्थन किया। विज्ञान का, दर्शन का, इन सब की शिक्षा को आधुनिक शिक्षा में समाहित किया गया। तो इनका मानना था कि इससे भारतीय समाज का उद्धार होगा और अंत में हुआ भी, लोगों ने सीखा नहीं। देखिए, विवेकानंद जी जैसे बुद्धिजीवियों ने भी एक अच्छी शिक्षा अर्जित की और अर्जित करने के बाद पाश्चात्य जगत में भारत का झंडा उन्होंने गाड़ा। तो ये अच्छी चीज़ है। इसके बाद इनकी दूसरी मान्यता क्या थी? मैंने बताया कि एकेश्वरवाद या ब्रह्मवाद भी उसे कहते हैं। ये एक ब्रह्म के उपासक थे और एक ही ब्रह्म की बात करते थे, यानी इस ब्रह्मांड में ईश्वर तत्व के नाम पर एक सत्ता है, उसका भिन्न भिन्न नाम है, भिन्न भिन्न रूप है। देखो, जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इनके जीवन में। ये इसका एग्जाम्पल देते समय सदैव बात करते थे कि मान लीजिए एक गाय है, गाय, तो गाय के कितने रंग हो सकते हैं? बहुत। कहीं लाल रंग की गाय होगी, कहीं सफ़ेद रंग की गाय होगी, कहीं काली रंग की होगी, कहीं चितकबरी रंग की होगी। भिन्न भिन्न कलर की, भिन्न भिन्न नस्ल की गाय होगी। लेकिन जब वो दूध देगी तो उसका दूध क्या होगा? किस रंग का होगा? सफ़ेद ही होगा। उसका दूध क्या होगा? सफ़ेद ही होगा। तो ऐसे ही उन्होंने कहा था कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व में धार्मिक मान्यताओं के नाम पर अनेकानेक मतांतर प्रचलित जरूर हैं, किंतु उन सब का सार एक सफ़ेद दूध अर्थात ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। ये बात ये मानते थे। तो ये थियरी आप जरा समझें। जो बच्चे थोड़ा सा दर्शन को जानते हों तो ये भारत में वेदांत दर्शन की बात है।
यही सिद्धांत वेदांत का है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्मवादी सिद्धांत है, एकेश्वरवादी सिद्धांत है, जिसका प्रचार आचार्य शंकर ने किया था, जिनको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं? शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया और उसके ये समर्थक थे। तो एकेश्वरवाद का समर्थन किया और देवी देवताओं का जो बहुदेववाद है उसका इन्होंने विरोध किया। बिल्कुल विरोध होगा। कर्मकांड और मूर्ति पूजा को इन्होंने घोर विरोध किया। देखिए, कर्मकांड के विरोध के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि एक तो बलि में भी एक खतरनाक स्थिति थी, नर बलि के साथ साथ एक थी प्रथा, सती प्रथा। इन सब का समावेश कर्मकांड अर्थात धार्मिक कर्मकांड के रूप में जोड़ दिया गया। इसीलिए कर्मकांड से इनको आवर्जन हो गया, इनकी विरक्ति हो गई और ये कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। इनका मानना था कि ईश्वर तो निराकार है तो उसकी मूर्ति कैसे बनाएंगे? शाश्वत है, परम चैतन्य है, तो पत्थर की मूर्ति में ईश्वर को कैसे हम पूज सकते हैं? ये विचार इनके थे। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, परीक्षा की दृष्टि से क्या ध्यान में रखना है? आधुनिक शिक्षा के समर्थक, एकेश्वरवाद के समर्थक और बहुदेववाद के विरोधी, कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी, जाति प्रथा के प्रबल विरोधी, जात पात का विरोध करते थे, और स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक। इनका मानना था, उस जमाने में इनका मानना था कि स्त्रियां अगर शिक्षित होंगी तो समाज प्रगतिशील होगा। कितनी अच्छी बात है। आगे देखें, सती प्रथा तथा बाल विवाह का घोर विरोधी रहे, घोर विरोध किया और सती प्रथा के विरोध के कारण ही इनकी पहचान बनी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप अधिनियम बना करके और सती प्रथा को अवैध घोषित किया और सती प्रथा जैसी कुप्रथा भारत से समाप्त हुई। निश्चित रूप से इसको समाप्त होना ही चाहिए। और बाल विवाह का विरोध करना भी बहुत जायज़ था, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स दूं कि बाल विवाह की स्थिति ये थी कि छोटी सी लड़की, 8 साल की लड़की का विवाह हो जाता था और 11 से 12 वर्ष की उम्र में उसका, उस जमाने में कहते थे गौना हो जाना मतलब ससुराल चले जाना, यानी पति के साथ चले जाना। और मज़ेदार चीज़ है कि ये बच्ची अभी 11-12 वर्ष की है, लेकिन इसका पति हो सकता है दूसरी या तीसरी शादी कर रहा हो और पूरी संभावना है कि वो 40 वर्ष से ज़्यादा है। ऐसी कुप्रथा को तो लात मार के बहुत पहले निकालना चाहिए। सोचिए, पहले एक 40 वर्ष का व्यक्ति एक 12 वर्ष की कन्या, जो कि उसके पुत्र की पुत्री के समान है, उसको अपनी पत्नी के रूप में उसके साथ बिस्तर में सो रहा है। तो ऐसी कुप्रथाओं को जड़ से समाप्त करने वाले निश्चित रूप से महान कहे जाएंगे और मैं उनका घोर समर्थन करता हूं कि सती प्रथा और बाल विवाह का उन्होंने घोर विरोध किया। इसके बाद देखिए, जमींदारों के दमनात्मक कृत्यों के विरोधी थे, बिल्कुल थे। ये भी अच्छी बात है। देखिए, वो खुद एक जमींदार घराने से थे, लेकिन जमींदारों की स्थिति को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। और बंगाल तो जमींदारों का गढ़ है। बंगाल के जितने भी बुद्धिजीवी हुए वो कहीं न कहीं जमींदार फैमिली से ही जुड़े रहे और इन्होंने जमींदारों के दमनात्मक कृत्यों को अपनी आंखों से देखा, इसलिए इन्होंने इसका घोर विरोध किया। और ऐसा नहीं कि अंग्रेजों की हर बात ये मानते थे। अंग्रेजों द्वारा जो धर्म परिवर्तन होता था उसका भी ये घोर विरोध करते थे कि धर्म परिवर्तन ठीक चीज़ नहीं है, हर व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति सशक्त होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज ऐसा करते थे क्योंकि सत्ता उनके हाथ में आ चुकी थी। इसके बाद सामाजिक समानता की ये बात करते थे, यानी समाज में सभी बराबर हैं, कोई अस्पृश्य नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, छुआछूत की विचारधारा नहीं होनी चाहिए, कोई छूत अछूत नहीं है, और जितने भी नागरिक अधिकार हैं उनमें खास तौर पर नागरिक स्वतंत्रता के ये बहुत बड़े समर्थक थे। तो इन पॉइंट के आधार पर आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें, कोई ना कोई क्वेश्चन कथन कांड में ज़रूर बन सकता है। तो ये बातें समझ में आ गई। नॉर्मल सी बात है, आधुनिक शिक्षा के समर्थक,
अंग्रेजों के पूरी तरह नहीं, आधुनिक शिक्षा के समर्थक, पाश्चात्य संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के समर्थक, एकेश्वरवाद ब्रह्मवाद के समर्थक, तो बहुदेववाद के विरोधी हुए, कर्मकांड मूर्ति पूजा के विरोधी हुए, स्त्री शिक्षा के समर्थक हुए, सती प्रथा बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के विरोधी हुए, जमींदारों के दमनात्मक कृत्यों के विरोधी हुए, अंग्रेजों के धर्म परिवर्तन के भी विरोधी हुए, नागरिक स्वतंत्रता सामाजिक समानता इत्यादि के घोर समर्थक। तो ये इनकी एजम्पशंस थी, ये इनकी मान्यताएं थी। तो इन मान्यताओं को जानना आवश्यक था, इसलिए मैंने आपके सामने दिया। अब अगले चरण में आगे बढ़ें। इनके महत्वपूर्ण कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी जान लें। मैंने आपको बताया कि 1814 में इन्होंने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया और रिज़ाइन करने के बाद ये अपने सामाजिक और धार्मिक उत्थान के कार्यों में लग गए। एक व्यक्ति थे डेविड हेयर। डेविड हेयर का इन्होंने खूब प्रोत्साहन किया और डेविड हेयर ने ही दरअसल हिंदू कॉलेज को खोला था, लेकिन ये श्रेय इनको भी मिलता है कि डेविड हेयर की मदद से कलकत्ता में इन्होंने हिंदू कॉलेज खोला। ठीक, कब खोला? 1817 में। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, एक तो ये सामाजिक समानता के समर्थक हैं, लेकिन नाम क्या समर्थन दे रहे हैं? हिंदू कॉलेज। तो क्या मुस्लिमों के विरोधी थे? नहीं। दरअसल ये क्या है कि हिंदू समाज में आई हुई बुराइयों के प्रति बहुत जागरूक थे और हिंदुओं के समाज का उत्थान भी करना चाहते थे, इसलिए ये हिंदू शब्द से इनको गुरेज नहीं था। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना में पूर्ण सहयोग किया। डेविड हेयर का कब किया? 1817, और ये कलकत्ता में खुला ये कॉलेज, तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद ध्यान में रखें, 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज खुद ही खोला। यहाँ पर तो इन्होंने डेविड हेयर की मदद की, लेकिन यहाँ पर इन्होंने वेदांत कॉलेज को खुद ही खोला और इससे इनकी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ी। अच्छा, 1814 ईस्वी में इन्होंने एक आत्मीय सभा बनाई थी। ये इनके धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ है। यही आत्मीय सभा आगे चल के ब्रह्म समाज का रूप लेती है। ब्रह्म समाज का रूप लेती है और फिर जानिए कि ब्रह्म समाज ने राजा राम मोहन राय की लोकप्रियता को कहां से कहां पहुंचाया। इसके बाद देखिए इनका, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक आडंबरों के विरुद्ध जन जागरण करना। किसका? इस आत्मीय सभा का। मैंने कहा कि इनके द्वारा धार्मिक आंदोलन की शुरुआत है आत्मीय सभा से, जो कि किसमें परिणित हुआ? ब्रह्म समाज के रूप में। फिर आगे देखें, 1828 ईस्वी में अंत में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और फिर देखिए 1829 ईस्वी में सती प्रथा का घोर विरोध किया और अंततः 1829 में लॉर्ड विलियम, ये एक प्रश्न आ सकता है, इसको थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन्होंने इनकी सती प्रथा के विरोध का समर्थन किया और अधिनियम बना करके सती प्रथा को समाप्त किया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की समाप्ति निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल की सहायता से की? तो ये ध्यान में रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद ये क्या थे? प्रेस की स्वतंत्रता का इन्होंने समर्थन किया। और मैंने पिछली स्लाइड में साहित्यिक योगदान वाली स्लाइड में यहाँ पहुँचता हूँ, ये चीज़ें मैंने आपको सब पूरी बता दी थी कि ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हो गई और ये इनके महत्वपूर्ण अखबार हो गए। तो इसलिए साहित्यिक कार्य आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण इनके कार्य हुए। फिर से समझ लें, डेविड हेयर की मदद से हिंदू कॉलेज को खोलना, इसके बाद 1825 में वेदांत कॉलेज, 1814 में ही आत्मीय सभा की स्थापना करना, का गठन करना, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक आडंबरों को समाप्त करना। और यही आत्मीय सभा आगे चल के ब्रह्म समाज का स्वरूप धारण करती है। फिर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कर ही डाला इन्होंने। 1829 में भरकस पूरी ताकत लगा दिया सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। अंततः गवर्नर जनरल
अब यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल था कि भारत का, तो ये ध्यान रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ही वो था जिसे ये श्रेय प्राप्त हुआ कि ये भारत के का पहला गवर्नर जनरल बना। वो मुद्दा इतिहास का है, यहाँ पर देखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत किया और प्रेस की स्वतंत्रता का घोर समर्थन किया। ठीक, तो ये इनके महत्वपूर्ण कार्य रहे। अब आगे बढ़ते हैं, इनका ब्रह्म समाज। अब ब्रह्म समाज ने इनकी ख्याति को शीर्ष पर पहुंचाया, तो हमें ब्रह्म समाज को पूरी तरह से समझना भी आवश्यक होगा। देखिए, मुख्य रूप से ब्रह्म समाज की स्थापना एक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में हुआ। अच्छा, सुधार धार्मिक करना है, लेकिन किस समाज में, किस धर्म का? तो ध्यान रखें, ये इन्होंने सदैव बात की है हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों का समन करके हिंदू धर्म का उद्धार करना। इन्होंने मुसलमानों के मामले में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाना और उनको समाप्त करना। तो मैंने अभी इनकी मान्यताएं बताई थी कि वो मान्यताएं ब्रह्म समाज में इन्होंने इंक्लूड किया। वो क्या था? बहुदेववाद और कर्मकांड में आई जड़ता को समाप्त करना तथा एक ब्रह्म की अवधारणा का प्रचार प्रसार करना, ये ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था। कर्मकांड के स्थान पर इन्होंने प्रार्थना और ध्यान को महत्व दिया। इनका मानना था कि प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या होता है? आत्मशुद्धि। क्या होता है? आत्मशुद्धि की स्थिति आती है। क्या आती है? आत्मशुद्धि। और वो आवश्यक है, वो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, पापों से मुक्त करती है। कौन? आत्मशुद्धि। तो इन्होंने प्रार्थना और ध्यान को महत्व दिया कर्मकांड के स्थान पर। उपनिषदों की शिक्षा को इन्होंने बहुत महत्व दिया। और बच्चों ध्यान रखना है, उपनिषदों की शिक्षा को ही वेदांत के अंतर्गत, वेदांत दर्शन के अंतर्गत समाहित किया गया और हर महापुरुष ने उपनिषदों की शिक्षा को महत्व दिया, आत्मशुद्धि को महत्व दिया। और ध्यान रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना में द्वारकानाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बाबा जी हैं, इनके बहुत बड़े सहयोगी रहे। आगे चलकर द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज से जुड़े। और जब ब्रह्म समाज से जुड़े तो ये बड़े ही बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे और जमींदार भी थे। इनकी समाज में अच्छी पकड़ थी और ज़बरदस्त विद्वान थे। तो इनके आने से ब्रह्म समाज की लोकप्रियता और आगे बढ़ी। आगे चल के मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों के मध्य थोड़ी फूट भी हो गई। जैसे ऐसे देख लें कि केशव चंद्र सेन के जुड़ जाने से ब्रह्म समाज क्या हुआ? तेजी से आगे बढ़ा, क्योंकि ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे। अच्छा, मामला दोनों में बिगड़ गया। किन में? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में। किस बात को लेकर के? विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह। केशव चंद्र सेन थोड़ा सा उन्नत बुद्धि के थे, वो अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह के समर्थक थे। लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर थोड़े से परंपरावादी थे और इसी मुद्दे को लेकर के 1866 में इनके मध्य फूट हो गई और देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को निष्कासित कर दिया। एक शब्द को ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया? इनको ब्रह्म समाज से ही निष्कासित कर दिया। तो केशव चंद्र सेन ने क्या किया? भारतीय ब्रह्म समाज नामक एक अलग संस्था बना ली। विचार तो वही हैं, थोड़े से डिफरेंस हैं, लेकिन ऐसा अलगाव तो होता चला आया। आपने देखा कि बौद्ध जैसा धर्म, इतना विशाल धर्म, उसमें कितने विभाजन हुए। तो केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। देवेंद्रनाथ टैगोर के हिस्से में ब्रह्म समाज की जो शाखा पड़ी उसे ही क्या नाम दिया गया? आदि ब्रह्म समाज। ठीक, और इसी नाम से ये ब्रह्म समाज आगे बढ़ता चला गया। अच्छा, सेन के विचारों से प्रभावित होकर के एक व्यक्ति थे महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। इन दोनों लोगों ने महाराष्ट्र में 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना कर दी। किसकी? प्रार्थना समाज की। यानी आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज ही प्रार्थना समाज की जननी है। तो ये ब्रह्म समाज था और ब्रह्म समाज का मुख्य योगदान मैंने क्या बताया? एकेश्वरवाद, ब्रह्मवाद, जो इनकी मुख्य विचारधारा थी, उसका प्रचार प्रसार करना।
बहुदेववाद, मूर्ति पूजा इत्यादि का खंडन करना। अब इससे जो आने वाले सवाल हैं उनको समझ लें कि जैसे निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति ब्रह्म समाज से जुड़ा था। ऐसा प्रश्न आए तो आपको इन दो नामों पर ध्यान रखना है, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर। इनमें से कोई न कोई नाम देगा। अच्छा, एक और प्रश्न आएगा कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं, तो केशव चंद्र सेन पर फोकस करना है। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं, ये बात अगर आए तो सदैव ध्यान रखना कि देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ साथ आप ध्यान रखना है राजा राम मोहन राय को। क्यों? क्योंकि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ही तो आगे चल के क्या बन रहा है, आदि ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज से इतनी मुद्दे अगर आप ठीक से कर पा रहे हैं, सवाल कर लेंगे, मेरा विश्वास है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। और ये प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है। और ये केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, ये कहाँ हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। तो बच्चों आगे आ जाएं। अब देखिए राजा राम मोहन का अंतिम समय बड़ा मज़ेदार भी रहा, इनका अंत भी बढ़िया हुआ। राजा की उपाधि दरअसल देने वाला व्यक्ति कौन था, वो था मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने ही इनको राजा की उपाधि दी थी। दरअसल ये किसी भी रियासत के राजा नहीं थे, ये एक जमींदार थे, लेकिन राजा की उपाधि किसने दी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इन अकबर द्वितीय ने इनको क्या दिया, राजा की उपाधि दी। और ये इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बार आया हुआ है, सैकड़ों बार आया हुआ है। तो ध्यान में रखना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। क्यों दिया था भाई, जानते हैं? ये दिया था कि आप राजा साहब जाओ, इंग्लैंड जाओ और वहाँ पर क्या करना, मेरी पेंशन बढ़वाना। तो मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि देकर अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए 1830 में कहाँ भेजा, इंग्लैंड में। वहाँ पर ये 3 वर्ष रहे और अंततः 3 वर्ष के प्रवास के बाद 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल नामक जगह पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई और वहीं पर राजा राम मोहन राय की समाधि बनी है। तो इस स्लाइड से आपने क्या सीखा, राजा की उपाधि किसने दी, अकबर द्वितीय ने दी। राजा राम मोहन, मतलब ये प्रश्न बन सकता है कि अकबर द्वितीय की पेंशन की सिफारिश करने के लिए इंग्लैंड कौन गया, तो राजा राम मोहन राय गए। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो ब्रिस्टल नामक स्थान पर हुई। कब हुई, 1833 में हुई। इनकी समाधि कहाँ है, तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। इतनी बातें अगर आपने कर लिया तो राजा राम मोहन राय के अंतिम दौर से उठने वाले सवालों को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और मेरा विश्वास है बच्चों कि इतने फैक्ट के साथ राजा राम मोहन राय आपका तैयार हो गया। इस टॉपिक से एक भी सवाल आपके डायमेंशन से बाहर नहीं जाएगा। और आई थिंक इसके बाद अब कोई भी स्लाइड भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्लास पूर्ण हुई। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।